So hello and welcome to our next video, that is video number 13 of corporate accounting. कंपनी फाइनल अकाउंट्स अपना चालू है. So नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा अपन लेने वाले हैं और आपकी जो फाइल दी हुई है उसकी प्रिंट आप लोग ले लो. ठीक है, ये फाइल मैंने आप लोगों को दिया था, ऐसी फाइल, इसकी प्रिंट आप लोग ले लो. और एक पीडीएफ है जो मैंने अपलोड की हुई है, ये पीडीएफ, और ये तो मेरे पास हार्ड कॉपी है. क्लासरूम पे अपन ने एक पीडीएफ अपलोड की है, वो पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड करके उसकी भी प्रिंट लेके रखो, क्योंकि मैंने उसके अंदर बताया है कि बैलेंस शीट की जो हेडिंग और सब हेडिंग है उसके अंदर कौन से आइटम्स आते हैं. ओके, ये एक ऐसी मैंने पीडीएफ अपलोड की है, वो डाउनलोड करके आप प्रिंट ले लो उसकी और उसको अपने साथ में रखो. हम लोगों को बैलेंस शीट में इतनी डिटेल नहीं लिखना है, बैलेंस शीट में एक एक आइटम नहीं लिखते रहते, सारे आइटम्स हम लोग नोट्स के अंदर लिखते और वहाँ से फाइनल आंकड़ा लेके बैलेंस शीट में आते. आज क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा. मैंने लेकिन बैलेंस शीट के अंदर सब हेडिंग के अंदर एक एक आइटम इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा आइटम कौन सी सब हेडिंग के अंदर जाना चाहिए, और उसकी हेल्प आपको एमसीक्यूज के अंदर में मिलेंगी. क्योंकि एमसीक्यूज के अंदर ऐसा हो सकता है आपको कोई आइटम पूछे और बोले कि भाई कौन सी हेडिंग या सब हेडिंग का है, तो उसके लिए वो काम आ जाएगा. ओके, सो लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 4. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो अपन पहले पढ़ के लेते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा सर, देखो, The following is the trial balance of S Limited as on 31st March 2019. ठीक है, नीचे एक ट्रायल बैलेंस है 31st March 2019 का. प्रिपेयर P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट. आपको चाहिए कि आप P&L अकाउंट बनाएं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएं और बैलेंस शीट बनाएं. ये P&L अकाउंट, ट्रेडिंग P&L तो मालूम था, लेकिन ये P&L एप्रोप्रिएशन कौन सा अकाउंट है मैं बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा. P&L अकाउंट, ट्रेडिंग और P&L बनाने के बाद कंपनी फाइनल अकाउंट के अंदर आपको एक और एक्स्ट्रा का अकाउंट बनाना है जिसका नाम है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ये अकाउंट किसके लिए काम आता है? तो देखो बेटा, कैसा रहता, क्योंकि ये कंपनी है तो जब नेट प्रॉफिट अपना आ जाता, नेट प्रॉफिट आने के बाद में हम लोग पहले क्या करते थे, सोल ट्रेडिंग में या पार्टनरशिप में वो नेट प्रॉफिट लिख जाके हम लोग कैपिटल के अंदर ऐड कर देते थे बैलेंस शीट के अंदर. तो अभी वैसा नहीं रहेगा. अभी क्या करना है आपको, नेट प्रॉफिट आने के बाद में कुछ कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कुछ बातें हैं जो आपको फॉलो करना ज़रूरी है. जैसे कि कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि भाई हर कंपनी को चाहिए कि वो जनरल रिजर्व करे, कुछ पैसे उठा के रखे कुछ काम के लिए, डिविडेंड बांटे, है ना, और भी ऐसे सिंकिंग फंड के पैसे उठा के रखे, सीआरआर के नाम से पैसे उठा के रखे. ऐसे कुछ काम है, स्पेशल काम जो आपको करने पड़ते हैं, तो वो काम हमने वहाँ पर करना है. इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो P&L एप्रोप्रिएशन एक ऐसा अकाउंट है जहां पर हमको ये पता चलेगा कि प्रॉफिट का, जो भी हमको नेट प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट का कहां पर कितना यूटिलाइजेशन करना है. ये जो प्रॉफिट हमको मिला ये कहां यूज होगा, इसमें से डिविडेंड कितना बटेगा, रिजर्व कितना करके रखेंगे, पैसे उठा के कितने रखेंगे, प्रोविजन कितने रुपयों का करेंगे, ये सारी बातें हम लोगों को वहां पर समझ में आएंगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर. और प्रॉफिट का जब बंटवारा हो जाएगा, मतलब बांट देंगे, डिविडेंड इतने का, रिजर्व इतने का, ऐसा सब बंटवारा हो जाएगा. उसके बाद में भी अगर कोई प्रॉफिट बच जाता है तो उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग. आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग, मतलब सरप्लस प्रॉफिट. सरप्लस प्रॉफिट जिसको अपन बोलते हैं, मतलब ज्यादा मुनाफा. सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया, क्योंकि नेट प्रॉफिट तो नेट प्रॉफिट हो गया, उसमें से भी हमने डिविडेंड बांट दिए और रिजर्व कर लिए और फंड्स के अंदर जो जो पैसे ट्रांसफर करने थे सब कर लिए. उसके बाद में भी अभी प्रॉफिट और बच गया तो उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग या फिर सरप्लस प्रॉफिट. ओके, तो वो अपन देखेंगे, क्वेश्चन आएगा, समझ में आ जाएगा आप लोगों को. तो P&L एप्रोप्रिएशन इज नथिंग बट अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट का विभाजन कैसे होगा, कहां पर होगा, वो आपको सिखाता है. ये पर्टिकुलर से ये अमाउंट डेबिट है. क्या बोल रहा है देखो, अनपेड कॉल्स. अनपेड कॉल्स मतलब ये वो पैसे हैं जो कॉल के ऊपर नहीं आए, मतलब कॉल इन एरियर्स. हमने जो शेयर्स इशू किए, इशू करने के बाद हम थोड़े थोड़े करके पैसे लेते हैं, अपन इशू ऑफ शेयर में पड़े, उसमें से कुछ पैसे हैं जो रिसीव नहीं हुए. लैंड है, ये हमारा एसेट है 1 लाख रुपया. बिल्डिंग हमारा एसेट है, सॉरी ये 10 लाख है. बिल्डिंग हमारा एसेट है 2.5 लाख रुपया. प्लांट हमारा एसेट है 1.5 लाख रुपया. फर्नीचर हमारा एसेट है 32,000. कैरियज इनवर्ड खर्चा है ना, ट्रेडिंग का खर्चा है, तो ये है हमारा 32,000. वेजेस ट्रेडिंग का खर्चा है 2,14,000. सैलरीज 46,000 ये खर्चा है. बैंक चार्जेस, बैंक ने कुछ चार्जेस लगाए, बैंक चार्जेस लगाती है हमको मालूम है, राइट. तो बैंक के चार्जेस लगे कुछ हमारे को, तो वो है, हाँ, बैंक चार्जेस 1,000. कोल ये ट्रेडिंग का खर्चा है 7,000. रेंट एंड टैक्सेस 8,000.
परचेजेस 50,000 सॉरी 5 लाख, सेल्स रिटर्न 17,000, बिल्स रिसीवेबल 12,000, जनरल एक्सपेंसेस कितना दिया? जनरल एक्सपेंस तो वातुक खर्चे, मतलब जनरल खर्चे, चिल्लर खर्चे, चालू खर्चे है ना, उसको बोलते हैं जनरल एक्सपेंसेस 19,000। सन्ड्री डेटर्स है 4,28,000। ओपनिंग स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स हमारा एसेट है। सन्ड्री डेटर्स हम लोग किसको बोलते हैं? डेटर्स ऐसे लोगों को बोलते हैं जो हमारे पास से माल उधार लेके गए और उन्होंने हमारे पैसे देना बाकी है। 4,28,000 रुपये हमारे आना बाकी है, तो इसलिए हमारा वो क्या है? एसेट है। ओपनिंग स्टॉक है 2,50,000। इंश्योरेंस का प्रीमियम वगैरह कुछ हमने शायद करवाए भरवाए 4,000 रुपये का। कैश है हमारे पास, कैश इन हैंड जिसको अपन बोलते हैं, वो 1,55,000 रुपये का है। और डिबेंचर को हमने इंटरेस्ट बांटे 20,000 रुपये में, तो टोटल हो गया डेबिट का हमारा 32 लाख। क्रेडिट का देखेंगे अभी, तो इशूड कैपिटल है हमारा 10 लाख रुपये, जिसमें से हमारे कॉल इन एरियर्स के 64,000 रुपये नहीं आए, एकदम फर्स्ट लाइन गई। फाइल हाथ में रखो, आपको समझ में आता। बैड डेट रिजर्व, बैड डेट रिजर्व मतलब ये क्रेडिट साइड पे है, मतलब ये ऐसा है पैसा जिसको हमको लगा था कि ये पैसा डूब जाएगा और हमने उसको आरडीडी बोल के डेबिट कर दिए थे किसी साल में। अब क्या हो गया? वो पैसे वापस आ गए, जिसके ऊपर हमने शक किए थे, अरे इन्हें पैसे डुबा देता, और फिर शक करके हमने क्या करे? P&L अकाउंट को डेबिट कर दिए थे पिछले साल समझ लो, या फिर उससे पहले के कोई साल। लेकिन हुआ यूँ कि उसने इस साल पैसे लाके दे दिया, तो ये बैड डेट क्या हो गया? हमारा वापस आया। तो ये बैड डेट रिजर्व जो हमने करके रखे थे वो 14,000। सेल्स है 12 लाख रुपए के। परचेज रिटर्न है 34,000 का। क्रेडिटर्स है 1,32,000 रुपए के। जनरल रिजर्व है 3,20,000 का। जनरल रिजर्व मतलब हम कुछ पैसे उठा के रखते, कंपनी क्या करती, कुछ पैसे उठा के रख ली। जिस जो पुराने आइटम्स है जिसके बारे में आप सुने हैं उनके बारे में नहीं बोलूँगा, वीडियो बहुत लंबा होगा, तो मैं सिर्फ वो आइटम के ऊपर स्पेशली बात कर रहा हूँ कि ये आइटम क्या है, ये आइटम क्या है। जो कंपनी के अंदर पहली बार आया या फिर आप लोग उसको पहली बार पढ़ रहे नहीं, नया है आपके लिए, तो जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व किसको बोलते हैं कि कंपनी क्या करते मालूम है क्या? कुछ पैसे बुरे वक्त के लिए उठा के रखते, प्रॉफिट में से टुकड़ा निकाल लेते, नेट प्रॉफिट आने को उसमें से थोड़े पैसे हर साल उठा के कंपनी क्या कर देती, रख देती, ताकि ये पैसों को आगे यूटिलाइज कर सके, तो उसको जनरल रिजर्व बोलते हैं। तो ये 3,20,000। और डिबेंचर्स हमने इशू किए 8% वाले। 8% क्या है? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिबेंचर है एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, मतलब हमने बहुत लंबे समय के लिए कोई लोन लिया है, उसको डिबेंचर बोलते हैं। हम डिबेंचर सर्टिफिकेट देते, जैसा शेयर्स इशू करते हैं वैसा इससे हम डिबेंचर्स भी इशू होते हैं। लेकिन डिबेंचर होल्डर्स को क्या देना पड़ता? हमको इंटरेस्ट देना पड़ता। तो इनका इंटरेस्ट फिक्स रहता। कितना है इनका इंटरेस्ट? 8%। तो 50,000 पे सॉरी 5 लाख पे 8% इनका क्या है? साल का इंटरेस्ट बनता। ओके, तो क्रेडिट साइड की भी टोटल हो गई 32 लाख। एडिशनल इंफॉर्मेशन के नाम पे आपको दिया है द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2018, मतलब क्लोजिंग स्टॉक दिया आपको, राइट, वॉज 3 लाख। अच्छा ये 2018 आ गया, गलती से इसको 2019 कर दो, 18 हो गए, मतलब क्लोजिंग स्टॉक है ना ये, तो 31 मार्च 2019 होना चाहिए था। तो 31 मार्च 2019 के दिन जो क्लोजिंग स्टॉक है वो इस तरीके से है 3 लाख रुपये। और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, और इस साल हम लोग जनरल रिजर्व में पैसे और डाल रहे हैं और ऐड कर रहे हैं। देखो ऑलरेडी हमारे पास जनरल रिजर्व कितने रुपए का है? 320 का, और हम कितना ट्रांसफर कर रहे हैं? 60,000 रुपये जनरल रिजर्व में और ट्रांसफर कर रहे हैं, 60,000 रुपये और डाले हम लोगों ने जनरल रिजर्व के अंदर, राइट। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। और कभी भी जब हम लोग फाइनल अकाउंट शुरू कर रहे हैं तो एडजस्टमेंट से अपना काम शुरू करना। तो क्या है आपका सॉल्यूशन, क्या क्या आपको बनाना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। ये है ट्रेडिंग अकाउंट, ये रेड कलर से आकर आ गया, इतना ऊपर का पोर्शन ये ट्रेडिंग है, ये नीचे का जो पोर्शन है ये P&L अकाउंट है, और ये है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। उसके बाद में आपको बनाना है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको बनाना है पर्टिकुलर्स, नोट और अमाउंट, ये लेना इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और उसके पूरे हेडिंग्स लिखना 1 2 3 4। मेन हेडिंग्स पूरे आने चाहिए। सब हेडिंग्स में आप लोग जो आ वही लिखो, या फिर पूरे भी लिख के आप लोग उसको डैश करें जिसमें नहीं आया तो भी चलता, या फिर जो आंकड़ा जनरेट होने वाला है वही लिखो तो भी चलता, कोई प्रॉब्लम की बात उसके अंदर नहीं है, ठीक है। वैसे तो अभी फिलहाल इस साल तो आपको लिखने का काम ही नहीं करना है, इस साल तो सिर्फ MCQ है। तो अच्छी बात ये रहती है कि पूरा प्रोफार्मा या पूरा फॉर्मेट विथ हेडिंग एंड सब हेडिंग बना ही देना चाहिए। तो हमने बना दिए, ये पूरा हमारा पूरा फॉर्मेट बना हुआ है। आंकड़ों की तरफ और नोट की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना, अभी सिर्फ ये बनाने की बात बोल रहा है। पर्टिकुलर अमाउंट ट्रेडिंग P&L का,
पर्टिकुलर अमाउंट P&L एप्रोप्रिएशन का, पर्टिकुलर नोट अमाउंट बैलेंस शीट का। बस जो भी डेट देंगे क्वेश्चन में वो यहाँ पर लिखना चाहिए। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी डेट है, बैलेंस शीट एज ऑन फॉर, जो भी डेट देंगे आपको वो, और नोट्स देंगे आपके यहाँ पर। नोट्स मतलब कुछ भी नहीं, रफ वर्किंग है आपके, इन शॉर्ट समझ के लो, रफ वर्किंग है। तो चलो काम चालू करेंगे अपन सबसे पहले किससे, तो काम चालू होगा सबसे पहले एडजस्टमेंट से। तो एडजस्टमेंट में मैं जा रहा हूँ, देखो जरा एडजस्टमेंट, और जो जो एडजस्टमेंट या जो जो काम अपना क्वेश्चन पे से होता चला जाएगा उसको हम लोग टिक करते चलेंगे। आप भी अपनी फाइल में टिक करते चलना, कभी भी अच्छा तरीका रहता है। तो ये मैंने यहाँ पर ले लिया मेरा मार्कर, जो जो काम मैं करता जाऊंगा वो कामों को मैं आराम से टिक करता चलूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बोला है द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 करोड़, 18 हो गया, वॉज रुपीज 3 लाख। ये मैंने ये काम मैं खत्म करने वाला। अभी क्लोजिंग स्टॉक की तो एंट्री आपको मालूम है, इसका डबल इफेक्ट है, एडजस्टमेंट के अपने को डबल इफेक्ट लेने पड़ते हैं। तो इसका डबल इफेक्ट क्या होता है, एक तो ट्रेडिंग के क्रेडिट पर, राइट, बाय क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है आपको यहाँ पर, बाय क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग के क्रेडिट पर एक एंट्री 3 लाख रुपए। अब ये स्टॉक है, माल है हमारा, असेट है, तो अब एसेट में जाएंगे। लेकिन एसेट में कौन सा एसेट है, तो ये करंट एसेट है। करंट एसेट में लेकिन कौन सा एसेट है, तो ये इन्वेंटरीज है। इन्वेंटरीज बोल तो स्टॉक को ही बोलते हैं, स्टॉक का ही दूसरा नाम क्या होता है, इन्वेंटरीज होता है। तो मैंने ये 3 लाख यहाँ लिखा, 3 लाख यहाँ लिखा। क्लियर होगी बात, ओके। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है मेरी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। मुझे पैसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने हैं, और जनरल रिजर्व के अंदर पैसे ट्रांसफर करना मतलब P&L अकाउंट से, सॉरी, नेट प्रॉफिट से कुछ पोर्शन निकाल के रख देना। और नेट प्रॉफिट का जब भी विभाजन होता तो उसकी एंट्री कहाँ करनी चाहिए, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर करनी चाहिए। तो इसके लिए मैं चला हूँ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरफ। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैं लाया और यहाँ पर बोला ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। कितने रुपये, 60,000 रुपये। उन्होंने 60,000 ट्रांसफर करो बोले, मैं ट्रांसफर कर दिया। दूसरी एंट्री कहाँ होगी, क्योंकि ये रिजर्व है तो ये रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जाना चाहिए। अब रिजर्व एंड सरप्लस में यहाँ नहीं लिखना है आपको, अब तक आप यहाँ पर नीचे अंदर लिखते हैं, ऐसा नहीं करना, आपको जनरेट करनी पड़ेगी नोट। तो रिजर्व एंड सरप्लस के लिए मैंने नोट जनरेट किए यहाँ पर, ये नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 बनाया मैंने रिजर्व एंड सरप्लस, राइट। तो पहले मैं लेके आया पुराना रिजर्व, ये देखो, ये दिख रहा पुराना रिजर्व, इसको मैं पहले लेके गया जनरल रिजर्व पुराना, और ये लाकर लिख दिया 3,20,000। और जो नया वाला जनरल रिजर्व है मैंने लेके उसके अंदर ट्रांसफर, न्यू ट्रांसफर जो है वो ऐड कर दिया। कितना हो गया ये, 60,000। तो इसे करने को बोला ना उसने, 60 मैंने कर दिया, तो ये हो गया 60,000 ट्रांसफर कर दिया, राइट। तो 3, 20 और 60, तो टोटल जनरल रिजर्व कितना हो गया मेरा, 3,80,000 का, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर लाया कि अभी उसको नहीं, नोट जब तक पूरे कंप्लीट नहीं हो जाते, क्वेश्चन पूरा जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता, एक भी नोट का आंकड़ा बैलेंस शीट के ऊपर आना नहीं चाहिए। पूरा का पूरा काम हम लोग क्या में करेंगे, नोट्स में करेंगे। जब क्वेश्चन पूरा खत्म हो जाएगा तो नोट्स के आंकड़ों को क्लोज करेंगे, और जहां जहां पर जो जो नोट से जो जो आंकड़े निकल के आए वो आंकड़े हम लाके यहाँ पर लगा दिया करेंगे, ओके। तो अभी जनरल रिजर्व का काम हो गया, लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस इस हेडिंग का अभी तक का खत्म नहीं हुआ। तो अब क्या करेंगे अपन, अब आगे चलेंगे। तो मालूम ये हुआ कि हमारी एडजस्टमेंट हो गई खत्म। तो एक तो हमने स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के डबल इफेक्ट कर दिए, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर और इन्वेंटरीज में यहाँ पर, और एक ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व करने को बोला 60,000। तो ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट की, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट का विभाजन है, विभाजन करने का अकाउंट है, और जनरल रिजर्व नेट प्रॉफिट्स का ही टुकड़ा है, कोई खर्चा नहीं है। ये खर्चा होता तो मैं यहाँ लिखता, ये खर्चा नहीं है, ये खर्चा नहीं है, ये खर्चा नहीं है, ये क्या है, ये है विभाजन, नेट प्रॉफिट का विभाजन। तो ये मैंने जनरल रिजर्व यहाँ पर लिख दिया, ओके। क्लियर हो गई अपनी बात। और दूसरा इफेक्ट जनरल रिजर्व का कहाँ गया, तो रिजर्व एंड सरप्लस में, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखते अपन, उसके लिए नोट जनरेट करना पड़ता। तो रिजर्व एंड सरप्लस जनरल रिजर्व में हमने लिखे 3,20,000 ऐड किए, ट्रांसफर करें न्यू वाली अमाउंट 60,000 की। तो अभी जो जनरल रिजर्व है नया वाला वो 3,80,000, लेकिन मैंने उसको अभी तक यहाँ पर नहीं लिखा, क्योंकि अभी पूरा काम उसके ऊपर होना बाकी है। जब तक पूरे नोट्स का काम नहीं हो जाता कुछ भी नहीं लिखना है आपने, लिख जाके बैलेंस शीट में, ओके। तो अब जब एडजस्टमेंट खत्म हो जाते तो क्वेश्चन को स्टार्टिंग से शुरू कर देना, यहाँ से स्टार्ट कर देना क्वेश्चन को, ओके। तो सबसे पहले मैं लूंगा अनपेड कॉल्स। अब अनपेड कॉल्स अगर मुझे लेना पड़ेगा तो अनपेड कॉल्स हम लोगों को इशूड कैपिटल में से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इशू किए थे इतना, जिसमें से इतना वापस नहीं आया। तो अनपेड कॉल्स का एडजस्टमेंट या अनपेड कॉल को
लिखने के लिए पहले किसको लिखना पड़ेगा हमको, इशूड कैपिटल को, और वो यहाँ पर है। तो पहले इशूड कैपिटल लूंगा मैं, वो है 10 लाख रुपये। तो इशूड कैपिटल मतलब क्या, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल यहाँ डायरेक्ट नहीं लिख सकते आप, उसको आपके नोट जनरेट करना पड़ेगा। तो मैंने नोट नंबर 2 जनरेट किया, नोट नंबर 2 शेयर कैपिटल, उसमें मैंने लाके लिखा इशूड कैपिटल कितना, 10 लाख रुपया, ये लिख दिया लाके यहाँ पर। ओके, 10 लाख यहाँ पर आ गया। उसके बाद में इसमें से मैं जो कॉल इन एरियर्स है, जो अपने ऊपर छोड़ के आया अनपेड कॉल या फिर कॉल इन एरियर्स 64,000 रुपये, ये मैंने यहाँ से क्या कर दिए, माइनस कर दिए, राइट। तो 10 लाख में से 64,000 माइनस, आंकड़ा फाइनल नहीं हुआ, सब लास्ट में फाइनल होगा। ओके, आंकड़ा फाइनल नहीं हुआ, इतना करके मैंने छोड़ दिया। नेक्स्ट मुद्दे पे गया, वो है लैंड। लैंड क्या है हमारा, एसेट है। कैसा एसेट है, फिक्स्ड एसेट है। कैसा एसेट है, फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट एसेट है और टेंजिबल की कैटेगरी का है। टेंजिबल मतलब क्या है कि जिसको आप छू सकते, टच कर सकते, फिजिकली जो एग्जिस्टेंस रखता, और इनटेंजिबल मतलब जिसको फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं है, आप उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। लैंड एक ऐसी चीज है जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखता है। तो टेंजिबल एसेट के लिए मैंने नोट जनरेट किया, नोट नंबर 3, यहाँ नहीं लिख सकते आपने, नोट नंबर 3 मैंने जनरेट किया, और नोट नंबर 3 में मैं यहाँ पर लिखा नोट नंबर 3 टेंजिबल एसेट्स, जिसमें मैंने सबसे पहले किसकी एंट्री कर दिया, लैंड, 10 लाख रुपये, राइट, हो गई एंट्री। दूसरा है बिल्डिंग। ओके, जो जो आते हैं लाइन से लेते जाएंगे 2.5 लाख रुपये। ये बिल्डिंग टेंजिबल एसेट है, बिल्डिंग भी 2.5 लाख रुपये। प्लांट भी टेंजिबल एसेट है, 1,50,000, प्लांट 1,50,000। फर्नीचर भी टेंजिबल एसेट है, फर्नीचर 32,000, फर्नीचर 32,000, राइट। अभी ये क्लोज नहीं हुआ, हो सकता है आगे कोई मिल जाए, तो क्लोज किसको नहीं करना है, पूरा क्वेश्चन होने के बाद ही अपन ये आंसर्स, फाइनल आंसर्स पूरा क्वेश्चन होने के बाद निकालेंगे। ओके, ये नहीं आया समझो अभी कुछ भी, ये कॉलम अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है। नेक्स्ट चलेंगे कैरिएज इनवर्ड। कैरिएज इनवर्ड क्या है बेटा, माल लाने के लिए जो खर्चा लगता है उसको बोलते हैं अपन, है ना। तो ये फैक्ट्री का खर्चा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रेडिंग को डेबिट करेंगे। तो ट्रेडिंग को डेबिट किए 23,000 रुपये से ये माल लाने का खर्चा है, माल लाने का खर्चा है 23,000 रुपये, राइट। तो ये 23,000 रुपये हमने क्या किए, डेबिट कर दिए ट्रेडिंग को। वेजेस, वेजेस बोलो तो मजदूरी को बोलते हैं, मजदूर काम करते हैं माल बनाने के लिए, 2,14,000 रुपये वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट पे। ये सब आपको मालूम है, आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। सैलरी, सैलरी ऑफिस का खर्चा है, इसके लिए उसको P&L के अंदर लिखेंगे। तो 2 सैलरीज 46,000 रुपीज़ की एंट्री आ गई यहाँ पर। बैंक चार्जेस ऑफिस का खर्चा है, ये बैंक चार्जेस आ गए 1,000 रुपये। कोल फैक्ट्री का खर्चा है, तो इसलिए उसको ट्रेडिंग में लिखेंगे, ये आ गया कोल फैक्ट्री का खर्चा 7,000 रुपये। रेंट एंड टैक्सेस, ये ऑफिस का खर्चा है, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे रेंट एंड, अच्छा ये एंड टैक्सेस नहीं आया है, टू रेंट आ गया, सिर्फ रेंट एंड टैक्सेस लिखना है इसको, 8,000 रुपये। ओके, राइट। परचेज, परचेज ये है ट्रेडिंग का आइटम, ट्रेडिंग का खर्चा। तो यहाँ लिखा मैंने 2 परचेज 5 लाख। लेकिन जब कभी भी परचेज की एंट्री करोगे तो एक बार चेक करना कि परचेज रिटर्न है क्या, और शायद क्वेश्चन में परचेज रिटर्न है, तो उसको क्या करना चाहिए, कभी भी माइनस कर देना चाहिए, हाँ, परचेज में से। तो ये मैंने परचेज लिया 5 लाख और उसमें से परचेज रिटर्न 34,000 माइनस कर दिया, जो भी आंसर आ गया यहाँ पर आ गया। उसके बाद में सेल रिटर्न, सेल रिटर्न है तो फिर सेल होगा, तो पहले सेल को लेना। तो सेल कितना है हमारे पास, सेल है हमारे पास 1,12 लाख, तो ये मैंने सेल लिख दिया, बाय सेल्स 12 लाख, और उसमें से सेल्स रिटर्न जो है 17,000 वो मैंने माइनस कर दिया, तो बच गया 11,83,000 सेल्स हुआ हमारा। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल किसको बोलते हैं बेटा, कि आपने किसी पार्टी को माल उधार दिए अपनी दुकान से और उन्होंने पैसे नहीं दिया, आपने माल उधार दिए और उसने पैसे नहीं दिया, तो उसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। अब आप बोलेंगे सर अभी अभी आपने बोले थे थोड़ी देर पहले कि जो हमारे पास से माल उधार लेके गया उसको तो हम डेटर बोलते हैं, ये डेटर, उसने पैसे नहीं दिया, पैसे आना है, बिल्कुल बराबर। बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स ये दोनों एक ही फैमिली के 2 आदमी हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों एक ही आदमी नहीं है, बल्कि एक ही फैमिली के 2 आदमी हैं। कैसा, मैं आपको समझाता हूँ। बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स दोनों में भी केस कैसा हो रहा कि दोनों केसेस में किसी ने आपके पास से माल उधार लेके गया, दोनों आपके एसेट्स हैं, दोनों आपके ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, धंधे के पैसे आना है दोनों के पास से। मगर दोनों में डिफरेंस क्या है कि सन्ड्री डेटर्स में कैसा हुआ कि मैं आपके पास आया और माल उधार लेके चले गया, तो मैं हुआ डेटर। बिल्स रिसीवेबल किसको बोलेंगे कि मैं आपके पास आया, माल उधार लिया और आपको बिल ऑफ एक्सचेंज दे के गया, है ना।
मैं डायरेक्ट चला नहीं गया, मैंने आपको क्या दे दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज लिख के दे दिया। बिल ऑफ एक्सचेंज आप लोगों ने 12th में पढ़े होंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 1 घंटे का हो जाएगा अगर मैं उसके बारे में समझाने बैठूं। तो बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स दोनों केसेस कैसे है, एक ही फैमिली के केसेस है कि उसने आपके पास से माल उधार लेके गया, लेकिन दोनों है अलग अलग आदमी, है अलग अलग। क्यों अलग है, क्योंकि डेटर्स के अंदर बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन बिल्स रिसीवेबल के अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ओके, तो बिल्स रिसीवेबल आपके ट्रेड रिसीवेबल से, एसेट है आपका, करंट एसेट है और करंट एसेट में ट्रेड रिसीवेबल है, यहाँ नहीं लिखना है, नोट जनरेट करना पड़ेगा। तो 4th नंबर की नोट मैंने जनरेट किया, ट्रेड रिसीवेबल, उसमें लाके लिख दिया बिल्स रिसीवेबल 12,000। और भी कोई आइटम आता होगा आगे तो देखेंगे। जनरल एक्सपेंसेस चिल्लर खर्चों को बोलते हैं, चिल्लर खर्चे यहाँ पर आ गए मेरे, जनरल एक्सपेंसेस 19,000 ऑफिस के खर्चे रहते हैं अपने। डेटर्स आ गया, देखो ट्रेड रिसीवेबल का आदमी है, दूसरा आदमी ट्रेड रिसीवेबल का एसेट है हमारा, ये डेटर्स 4,28,000 यहाँ पर लिख दिया मैंने, 4,28,000। ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग, ट्रेडिंग के डेबिट पर सबसे पहली लाइन हमारी ओपनिंग स्टॉक 2.5 लाख रुपये। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का प्रीमियम वगैरह शायद हमने कुछ भरे और वो कितना है, 4,000 रुपये है, 4,000 रुपये ये हमारा ऑफिस का खर्चा है, इसके लिए यहाँ पर आ गया इंश्योरेंस हमारा 4,000। उसके बाद में कैश, कैश रोकड़ा, ये कैश होता है हमारा एसेट, तो कैश हम लोग कहाँ लिखते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, यहीं पर लिखना है आपको, डायरेक्ट नहीं लिख सकते, नोट जनरेट करना, नोट नंबर 5 मैंने जनरेट किया यहाँ पर, और यहाँ पे लिखा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, नोट नंबर 5, कैश 1,55,000, टोटल अभी किसकी भी नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है डिवेंचर इंटरेस्ट। डिवेंचर इंटरेस्ट कितना है, 20,000 रुपये, डिवेंचर इंटरेस्ट ऑफिस का खर्चा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ले लिया डिवेंचर इंटरेस्ट 20,000, लेकिन इसको बाहर नहीं लिखा, बाहर नहीं लिखा, बाहर अगर आंकड़ा देखेंगे आप तो वहाँ 40 का आंकड़ा आ रहा। मैं बोलता आपको क्या मैटर है, सुनो, डिवेंचर इंटरेस्ट जरा देखो आप, एक छुपी हुई एडजस्टमेंट है, मैं आपको दिखाता हूँ। डिवेंचर इंटरेस्ट कितना हमने अब दे दिए, 20 दे दिए, अब देना कितना चाहिए था, आप बोलेंगे सर वो कैसा मालूम चलेगा कितना देना चाहिए था, चलता बेटा मालूम चलता। ये देखो डिवेंचर्स 8% के है, कितना इंटरेस्ट देना है इनको, 8%, कितने पे, 5 लाख का। अब 5 लाख का 8% निकाल के देखो आप कैलकुलेटर पे, तो 40,000 आता, कितना आता, 40,000, हमने कितना दे दिए, 20,000, तो फिर बाकी है देना, और इसका मतलब इस साल का, अरे बाबा 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो रहा, 5 लाख का 8% मतलब 40,000, कितना पे कर दिए तुमने, यहाँ बताया आपने वो ट्रायल बैलेंस में कितना पे हो गया इनको, 20,000 पे हो गया, तो फिर अभी और कितना पे करना बाकी है, इसका मतलब और 20,000 पे करना बाकी है, समझ में आई बात। तो इसके लिए मैंने क्या बोला, 20,000 और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बोला 20,000, 20 दे दिए, 20 देना बाकी है। अब देना बाकी है तो आपकी क्या है, लायबिलिटी है, ये 20 तो दे दिए, इसका तो टेंशन नहीं कोई, लेकिन ये 20 देना बाकी है, तो ये क्या है, लायबिलिटी, दोनों मिला के 40 है, इंटरेस्ट टोटल कितना है फिर 40 है, लेकिन ये 20 पे हो चुका है, ये 20 पे करना बाकी है, तो आपकी क्या है, लायबिलिटी है। कैसी लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है। कैसी लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी, क्योंकि आपको अगले साल या 1 साल से कम टाइम में कभी भी देना है उसको। तो कौन सी कैटेगरी का करंट लायबिलिटी है, तो ये शॉर्ट टर्म बोरिंग नहीं है, ये इंटरेस्ट है, ये ट्रेड का धंधे का भी नहीं है, ये है अदर करंट लायबिलिटी। क्या है ये, अदर करंट लायबिलिटी। तो उसके लिए हमने फिर नोट जनरेट किए, नोट नंबर 6, अदर करंट लायबिलिटीज के नाम से, और उसके अंदर लिखे आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट 20,000, राइट। तो उसके बाद में हम आगे चलेंगे, तो ये साइड पूरी खत्म हो गई। अब आता है बैड डेट रिजर्व, यानी कि ये वो पैसे जो डूब गए थे, अब पलट करके वापस आ गए, पलट के वापस आ गए तो हमारी इनकम हुई, तो हमने यहाँ पर लिखे उसको क्रेडिट साइड पे 14,000। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनके पास से हमने माल उधार लेके आया, अब हमको पैसे देना बाकी है, तो ऐसे लोग हमारे होती है लायबिलिटी, क्योंकि हमने माल लेके आए, अब पैसे देना बाकी है, तो हमारी क्या है, लायबिलिटी है, तो हम लोग इसको लिखेंगे लायबिलिटी में। लेकिन कौन सी लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी, कभी भी देने पड़ सकते, 1 साल के दरमियान हमको देना है। अच्छा 1 साल के अंदर देना है, करंट है, लेकिन कौन सी हेडिंग का आदमी है, तो ट्रेड पेएबल, क्योंकि धंधे का है, माल भी लेके आए ना उसके पास, तो ट्रेड पेएबल है वो, तो ट्रेड पेएबल है 7 नंबर का। 7 नंबर की आपको करनी पड़ेगी नोट, ये 7 नंबर की नोट मैंने यहाँ पे किया ट्रेड पेएबल के नाम से, जिसमें मैंने लिखा क्रेडिटर्स। कितना है क्रेडिटर्स, हमारा क्रेडिटर्स है 132, और ये आ गया हमारा 132, राइट, समझ में आ गई बात।
उसके बाद में बचा एक ही आदमी और वो है 8% डिबेंचर्स। 8% डिबेंचर्स है कितने के? 5 लाख रुपए के। और डिबेंचर क्या है? एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, 1 साल से ज्यादा, 5 साल 10 साल ऐसा लेते। तो ये कौन सी लाइबिलिटी हुई? नॉन करंट लाइबिलिटी हुई। नॉन करंट लाइबिलिटी मतलब कौन सी? उसमें कौन सी? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। बोरोइंग मतलब कर्जा। तो इसके लिए 8 नंबर की नोट हमने जनरेट किए लॉन्ग टर्म बोरोइंग के नाम से, और 8% डिबेंचर्स हमने उसके अंदर लिखे 5 लाख रुपये। राइट, ये हो गया पूरा काम। अभी तक क्या बाकी है? ये पूरा जनरेट हो गया हमारा। ये गड़े गड़े निकाल के ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, नेट प्रॉफिट निकालना है, और इनकी टोटल बाकी है। और यहाँ पर आंकड़े पूरे लाने हैं, ये अभी तक आए नहीं हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग क्लोज करना। ट्रेडिंग क्लोज करने के लिए आप क्या इसकी टोटल करें, कभी भी ज्यादा करके क्रेडिट साइड बड़ी आती, तो इसकी टोटल करें। यहाँ पर आ गया 14,83,000, और ये गड़ा हमने निकाले ग्रॉस प्रॉफिट का। मालूम है आपको कैसे निकालते हैं, आपको आइडिया है इसका। तो 5,23,000 रुपये आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ये हो गया कैरी डाउन, ये आता है P&L अकाउंट के अंदर ब्रॉड डाउन 5,23,000। तो 5,23 प्लस 14 फिर से क्रेडिट साइड की टोटल की तो 5,37 हो गया, और फिर 5,37 इधर भी, 5,37 इधर भी, दोनों साइड। फिर ये पूरे आंकड़े इसमें से क्या कर दिए? माइनस कर दिए। तो आपको क्या मिलता है? नेट प्रॉफिट। अब आप क्या करते थे 11th में, 12th में और फर्स्ट ईयर में? ये नेट प्रॉफिट लिख जाके आप कैपिटल में ऐड कर देते। अभी वैसा नहीं करना है आपको। अभी ये नेट प्रॉफिट पहले कहाँ जाएगा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा, और यहाँ पर कैरी डाउन बोलने का, यहाँ पर उसको ब्रॉड डाउन बोलने का। यहाँ पर से कैरी डाउन हुआ और यहाँ पर उन्होंने ब्रॉड डाउन हुआ। यहाँ से कैरी डाउन हुआ और यहाँ पर ब्रॉड डाउन हुआ 4,19,000, ये 4,19,000। ये जनरल रिजर्व की एंट्री ऑलरेडी हमारी थी 60,000 की, हमने ट्रांसफर करके लेके आए। तो ये 4,19 यहाँ पर लिखा मैंने, 4,19 यहाँ दोनों साइड। ये गड़ा निकाला मैंने, ये गड़ा 3,59,000 रुपए भी और बच गए। मतलब प्रॉफिट हुआ 4,19 का, लेकिन रिजर्व में पैसे ट्रांसफर करने के बाद भी हमारे पास पैसे अभी बच गए, है ना। तो वो होती है हमारी रिटेन्ड अर्निंग। क्या होती है वो हमारी रिटेन्ड अर्निंग? वो है 359 की, 3,59,000 की। ये 3,59,000 रुपए क्या है? हमारा सरप्लस है, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जाएगा। तो इसको उठा के मैंने लेके आया रिजर्व एंड सरप्लस में। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर नोट जनरेट की हुई ऑलरेडी, वो है नोट नंबर 1। तो नोट नंबर 1 में मैं गया, रिजर्व एंड सरप्लस के नीचे रिटेन्ड अर्निंग को ऐड कर दिया, यहाँ पर लिख दिया। राइट, अब मेरा काम हो गया खत्म। क्वेश्चन अब हो गया मेरा पूरा कंप्लीट। अब मैं पूरे नोट से क्या करूंगा? टोटल करूंगा, फाइनल आंसर्स निकालूंगा। तो यहाँ क्या बचा था? जनरल रिजर्व 380, रिटेन्ड अर्निंग 359, दोनों को ऐड करो 739 आया यहाँ पर, 7,39,000। ये मैंने लाके यहाँ पे जनरल रिजर्व क्या लिख दिया यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस में। शेयर कैपिटल क्लोज करा तो 10 लाख में से क्या माइनस कर दिया? 64,000। क्या बच गया? 9,36,000, यहाँ पर लिख दिया। टेंजिबल एसेट्स की मैंने टोटल कर लिया पूरी, 1 2 3 4 आइटम को मिला लिया। 1 0 नीचे उतर गया गलती से, 14,32,000 ये आ गया टेंजिबल एसेट्स नोट नंबर 3, 14,32,000। ट्रेड रिसीवेबल मेरा बिल्स रिसीवेबल 12,000 का था, डेटर्स 428 के, दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया? 4,40,000। नोट नंबर 4 ट्रेड रिसीवेबल 4,40,000। अरे 1 0 कम हो गया यहाँ पे, 1 0 बड़ा हो इतना, तो मैच बड़ा था। 4,40,000 आ गया इसका। ओके, उसके बाद में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की टोटल किया। एक ही आदमी है 155, तो ये 155 बाहर ले लिया मैंने। ये आ गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स नोट नंबर 5 155। नोट नंबर 6 है अदर करंट लाइबिलिटीज, यहाँ है मेरा अदर करंट लाइबिलिटीज नोट नंबर 6। कितना है टोटल उसका? 20,000 आया, क्योंकि एक ही आइटम है 20,000, मैंने यहाँ 20,000 ले लिया। नोट नंबर 7 है मेरा ट्रेड पेएबल्स का, नोट नंबर 7 है ट्रेड पेएबल्स का। ये नोट नंबर 7 किया, एक ही आदमी है 132, ये 132 यहाँ बाहर आ गया। उसके बाद में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, वो है 8% डिवेंचर्स, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में गया मैं, नोट नंबर 8 डाला और वो है 8% डिवेंचर्स 5 लाख रुपए के, वो मैंने लिख दिया। उसके बाद में कुछ नहीं, जब ये पूरे आंकड़े आप यहाँ बैलेंस शीट पे ला लो तो इन सब की टोटल कर देना। ये टोटल और ये टोटल सेम आती है, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आ गई सेम तो ये टैली हो जाता। ओके, तो ये है आप लोगों का फाइनल अकाउंट। इस तरीके से आपको फाइनल अकाउंट सॉल्व करना पड़ता है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ भी क्वेरी है, नहीं समझ में आया, व्हाट्सएप करो मेरे को। ओके, टेक केयर, बाय बाय।